अब हमें आज पढ़ना है सीरीज LCR सर्किट। क्लियर, सीरीज LCR सर्किट यानी कि अब हमारा कॉम्बिनेशन क्या है, R C और L एक ही सर्किट में तीनों। क्लियर, एंड तीनों को हम कनेक्ट करेंगे सीरीज में लाइक दिस। देखिए, लेट ये मेरी रेजिस्टेंस यहाँ पे, लेट ये मेरा कैपेसिटर यहाँ पे। क्लियर, एंड लेट ये मेरा इंडक्टर यहाँ पे। क्लियर, एंड ये हमारा सर्किट। क्लियर, ये हमारा सर्किट यहाँ से, एंड यहाँ से AC सोर्स कनेक्ट किया हुआ। सो देखिए तीनों किस में आ रहे हैं, तीनों यहाँ पे सीरीज में आ रहे हैं। क्लियर, सो R साथ ही हमारा यहाँ पे C एंड L, या फिर आप LCR बोलो या फिर RCL बोलो, दिस इज वन एंड द सेम थिंग। सो तीन चीज़ें हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस भी, कैपेसिटेंस भी एंड इंडक्टेंस भी। क्लियर, इंडक्टेंस भी, तो तीनों चीज़ें यहाँ पे हैं। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, एंड कल हमने देखा था जो हमारे पास रजिस्टर होता है या फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है, इसमें हमारे पास जो I और V हैं ये दोनों क्या होते हैं, फेज में होते हैं। क्लियर, अच्छा यहाँ पे हमारे पास कैपेसिटेंस में हमारे पास I ऐसे होता था, V ऐसे होता था, इसको मैं VC भी लिख सकता हूँ। क्लियर, एंड इंडक्टेंस में हमारे पास देखिए I ऐसे हो रहा था एंड हमारे पास VL ऐसे आ रहा था। क्लियर, सो लैग एंड लीड का कॉन्सेप्ट भी वहाँ पे मैंने आपको बोला था, एंड पॉइंट्स भी मैंने लिखाए थे आपको। क्लियर, पॉइंट्स भी मैंने लिखाए थे आपको। क्लियर, सो आप ऐसे भी बोल सकते हो, अगर ये मेरे पास है यहाँ पे करंट I एंड दिस इज़ VR। क्लियर, यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में वोल्टेज, एंड दिस इज़ VL। क्लियर, यानी कि इंडक्टिव सर्किट में क्या, वोल्टेज, एंड दिस इज़ VC यानी कि कैपेसिटिव सर्किट में वोल्टेज। सो आपको क्लियरली दिख रहा है, आपको बोलेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन VL एंड VC। सो आप बोलोगे जो फेज डिफरेंस है VL एंड VC के बीच इट इज़ 180 डिग्री। क्लियर, सो इनके बीच जो फेज डिफरेंस है इट इज़ 180 डिग्री। किसके बीच, VL एंड VC के बीच में भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए ना। देखिए आपसे क्या पूछेंगे यहाँ पे, देखिए आपसे क्या पूछेंगे यहाँ पे, आपसे कंडीशंस पूछी जाएंगी, आपसे कंडीशंस पूछी जाएंगी जब हमारे पास केस वन किस में, LCR सर्किट में, जब हमारे पास XL इज़ ग्रेटर देन XC। XL भी हमने कल देखा था, XC भी हमने कल देखा था। XL मतलब इंडक्टिव रिएक्टेंस, जब हमारी इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस ग्रेटर होगी किससे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब दोनों क्या होते हैं, दोनों एक टाइप की रेजिस्टेंस होती हैं, कल मैंने आपको समझाया था रेस्पेक्टिव सर्किट्स में। क्लियर, रेस्पेक्टिव सर्किट्स में जब हमारा XL होता है ग्रेटर देन XC, यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन Z आती है जो कि आपको शॉर्ट में रिमेंबर यहाँ पे करनी है। Z किसके बराबर निकल के आता है हमारा, इट इज़ √R² प्लस यहाँ पे XL माइनस XC का होल स्क्वायर, XL माइनस XC का होल स्क्वायर। अभी मैं आपको बोलूँगा ये जो Z है ये हमारे पास क्या होता है। सो देखिए जो हमारे पास Z निकल के आया इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस, इम्पीडेंस। क्लियर, इसी को हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। एंड इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है, इम्पीडेंस बेसिकली हमारे पास होती है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है, इट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन इन LCR सर्किट। सो इम्पीडेंस हमारे पास क्या होती है, इट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट भी आप लिख सकते हो, इट इज़ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। इसी टर्म को हम बोलते हैं क्या, इम्पीडेंस। एंड यही इम्पीडेंस हमें यहाँ पे निकालनी होगी। अगर आपको अपना 12th याद होगा सो ये हमसे 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता था, डिराइव एन इक्वेशन फॉर इम्पीडेंस ऑफ LCR सर्किट। क्लियर, बट आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स हो गए या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो गए, वहाँ पे डायरेक्ट इक्वेशन आपसे पूछी जाती है। क्लियर, या फिर डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी, आपको सिंपल न्यूमेरिकल दे सकते हैं क्या, देखिए आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू भी दिया जाएगा, XL का वैल्यू दिया जाएगा, XC का वैल्यू दिया जाएगा, आपको बोलेंगे निकालिए इम्पीडेंस। क्लियर, निकालिए इम्पीडेंस या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ LCR सर्किट। सो इसको आपने नोट डाउन किया होगा। क्लियर, करिए इसको नोट डाउन।
नाउ ये तो केस हो गया अगर हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है ग्रेटर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस, तब हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब अगर हमारे पास इसका उल्टा केस यानी कि केस 2, अब अगर हमारे पास जो एक्स सी है दैट इज़ ग्रेटर देन एक्स एल, क्लियर, जो एक्स सी हमारे पास है दैट इज़ ग्रेटर देन एक्स एल यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस अब हमारे पास ज़्यादा है। सो इस कंडीशन में हमारे पास जो इम्पीडेंस निकल के आती है एल सी आर सर्किट की, इट इज़ जेड इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस यहाँ पे इन शॉर्ट एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, बाकी कुछ नहीं करना है आपको, एक्स सी माइनस एक्स एल स्क्वायर, क्लियर। सो ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, क्लियर, ये हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है। एंड यहाँ पे कभी आपको फेज एंगल भी पूछा जाता है tan फाई, क्लियर, फेज एंगल tan फाई। सो सिंपली या फिर फाई आप निकालना चाहो सो आप फाई को निकाल सकते हो एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर, ये आपके लिए इक्वेशन है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, tan फाई इज इक्वल टू एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर, एक्स सी माइनस एक्स एल डिवाइड बाई आर। यहाँ पे क्या मैंने लिखा है, बिल्कुल एक्स एल माइनस एक्स सी, क्लियर, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन आर। सो ये हमारे पास फेज एंगल निकल के आती है, क्लियर, फेज एंगल निकल के आती है। सो ये हो गया हमारा एल सी आर सर्किट, क्लियर, एल सी आर सर्किट बेसिकली, क्लियर, ये हो गया हमारा एल सी आर सर्किट। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रेजोनेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट, रेजोनेंस ऑफ सीरीज एल सी आर सर्किट। देखिए रेजोनेंस किस चीज़ को हम बेसिकली बोलते हैं, देखिए when frequency of AC supply is such that inductive reactance and capacitive reactance become equal, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्स एल दिस विल बी इक्वल टू एक्स सी, दिस विल बी इक्वल टू एक्स सी, दिस इज नेसेसरी कंडीशन। देखिए ये जो कंडीशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाएगा, दिस इज नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस या फिर कंडीशन फॉर रेजोनेंस, दिस इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस। जब हमारे पास एक एल सी आर सर्किट में, क्लियर, जो हमारे पास इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्लियर। सो अगर ये इक्वल हो गए, इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल, देन जो इम्पीडेंस होती है एल सी आर सर्किट की दैट बिकम्स इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस, क्लियर। सो जो इम्पीडेंस होती है, अभी हमने देखा इम्पीडेंस, क्लियर। सो इम्पीडेंस हमारे पास होती थी जनरल इक्वेशन, अगर हम यहाँ पे कोई भी इक्वेशन आप लेके चलो, दोनों में से एक, एक्स एल माइनस एक्स सी वाली इक्वेशन, क्लियर, दोनों में से एक, चाहे आप पहली इक्वेशन यूज़ करो एक्स एल माइनस एक्स सी या फिर एक्स सी माइनस एक्स एल का होल स्क्वायर। अब एक्स एल किसके बराबर हमारे पास है, एक्स एल यहाँ पे इक्वेशन में एक्स सी के बराबर है। सो अगर इनको आप यहाँ पे डालोगे सो ये टर्म क्या हो जाएगी, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, क्लियर, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा जेड इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कैंसल, हमारे पास जेड इक्वल टू आर निकल के आएगा, जेड इक्वल टू आर निकल के आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, जेड इज इक्वल टू आर। सो एट रेजोनेंस होता क्या है, हमारी जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है दैट बिकम्स इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एंड इसके कारण क्या होता है, जो टोटल इम्पीडेंस या फिर जो टोटल रेजिस्टेंस होती है, जो टोटल रेजिस्टेंस होती है एल सी आर सर्किट की दैट बिकम्स इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। ओमिक रेजिस्टेंस हमारे पास आर, वी इज इक्वल टू आई आर, जो वहाँ पे आर आता था हमारे पास दैट वाज ओमिक रेजिस्टेंस, दैट वाज ओमिक रेजिस्टेंस। सो जेड हमारे पास क्या है, इम्पीडेंस। सो इम्पीडेंस ऑफ सर्किट बिकम्स इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्या, रेजोनेंस। एंड होता क्या है इस कंडीशन पे, और चीज़ें क्या क्या होती हैं यहाँ पे, एज सच करंट इन दिस सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, देयरफॉर तीसरी कंडीशन जो आई हमारे पास होता है एट रेजोनेंस, वो किसके बराबर बनता है, आई मैक्स के बराबर, क्लियर। तीन इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन यहाँ से आपसे पूछी जाएगी, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब आई अगर आई मैक्स बनता है, देयरफॉर वी कैन से बेसिकली जो जेड हमारा बनता है इम्पीडेंस, ये मिनिमम बनता है, क्योंकि ये खाली किसके बराबर बनता है यहाँ पे, ये बनता है सिर्फ किसके बराबर यहाँ पे, ओमिक रेजिस्टेंस के बराबर। देयरफॉर जो जेड हमारा यहाँ पे होता है इम्पीडेंस, दिस इज मिनिमम। सो चार इक्वेशंस आप नोट डाउन करिए पहले, क्लियर। तो इन चार इक्वेशंस को आप नोट डाउन करेंगे। नाउ ये तो की हमने बात, एक्स एल इक्वल टू एक्स सी, जेड इक्वल टू आर, आई इक्वल टू आई मैक्स, जेड इक्वल टू जेड मिनिमम, क्लियर, जेड इक्वल टू जेड मिनिमम। अच्छा अब देखिए, एज सच द करंट इन दिस सर्किट बिकम्स मैक्सिमम, सच ए सीरीज एल सी आर सर्किट इज नोन एज रेजोनेंट सीरीज एल सी आर सर्किट। इस सर्किट को क्या हम बोलते हैं, रेजोनेंट सीरीज एल सी आर सर्किट, क्लियर। सो
नाउ देखिए सो हमने बेसिक कंडीशन देखी कि एक्स एल हमारा इक्वल टू होना चाहिए एक्स सी। क्लियर, एक्स एल हमारा होना चाहिए इक्वल टू एक्स सी। क्लियर, दिस इज द कंडीशन फॉर रेजोनेंस। एंड कल हमने देखा था जो हमारा एक्स एल होता था ये किसके बराबर होता था, इसकी इक्वेशन ओमेगा एल। डायरेक्ट इस पे भी ऑब्जेक्टिव्स आए हैं, बोलिए एक्स एल किसके बराबर या फिर एक्स सी किसके बराबर, ये होता था 1/ओमेगा सी के बराबर। सो अगर आप ओमेगा को इधर ले जाओगे ये हमारे पास क्या बनेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर। एल को नीचे लाइए ये बनेगा 1/LC। क्लियर, ये बनेगा 1/LC। और अगर आप ओमेगा को यहाँ पे निकालेंगे ये किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 1/√LC। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, अगेन इसको भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको हम बोलते हैं नेचुरल फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। इसको भी नोट डाउन करिए, काफ़ी बार एग्जाम में डायरेक्ट आ चुकी है। क्लियर, नाउ एक और इक्वेशन यहाँ से आपसे पूछी जाती है। वी नो दैट जो ओमेगा हमारे पास होता है इट इज़ 2πf या फिर 2π इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्लियर, वेव्स एंड ऑसिलेशन में हमने देखा था अपॉन 1/√LC। सो यहाँ से न्यू को निकालिए, इसको भी पूछा जाता है। क्लियर, फ्रीक्वेंसी, इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। जो हमने न्यू यहाँ पे निकाला इसी फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। सो इट इज़ 1/2π√LC। ये इक्वेशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। क्लियर, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। एंड इस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या बोला जाता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। वी न्यू इज इक्वल टू 1/2π√LC। एंड ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, बोलिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, किसके ऊपर डिपेंडेंट है। क्लियर, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी आप ऐसे लिखोगे, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट, ऑफ LCR सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन किस पे डिपेंडेंट है। देखिए इक्वेशन में आपको क्या दिख रहा है, न्यू इज 1/2π√LC। सो इट इज़ ओनली डिपेंडेंट ऑन L एंड C, R पे डिपेंडेंट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगेन। क्लियर, सो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ LCR सर्किट डिपेंड्स ओनली ऑन L एंड C। सो एक एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या है या फिर एक एक लाइन यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर, रेजोनेंस ऑफ सीरीज LCR सर्किट। सो इसको भी आपने नोट डाउन किया होगा। दिस इक्वेशन, दो इक्वेशंस, देन इन चार इक्वेशंस को। क्लियर, अच्छा ये इक्वेशन दिस। सो 6 कंडीशंस आप याद रखेंगे यहाँ पे। क्लियर, 6 कंडीशंस आप याद रखेंगे। नाउ फीचर्स हमारे पास क्या हैं, फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LCR सर्किट। क्लियर, देखिए जो हमारे पास LCR सर्किट होता है इसको हम एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं। क्लियर, एक्सेप्टर सर्किट भी बोलते हैं क्योंकि देखिए होता क्या है, या फिर रेजोनेंस, एट रेजोनेंस बेसिकली होता क्या है, यू नो दैट हमारे पास जो हमारा बिग FM है या फिर हमारे पास FM 92.7 है। क्लियर, 92.7 FM या फिर रेड FM 93.5 या फिर टेलीविज़न आप देखते हो क्रिकेट मैच किसी सोनी लाइव पे। क्लियर, या फिर आप आज तक वगैरह देखते हो, ये आज तक, ये सोनी लाइव, ये 93.5 या फिर ये 92.7, ये क्या एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को करते हैं एंड किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये वर्क करते हैं। क्लियर, किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ही ये वर्क करते हैं। सो आपको रेड FM सिर्फ 93.5 पे दिखेगा। अगर आपने 93.67 कुछ किया आपको वहाँ पे वो नहीं दिखेगा। सिमिलरली 92.7 आपको इसी पे दिखेगा। क्लियर, सो हमारे पास इस सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एक्सेप्टर सर्किट। क्योंकि और रेडियो एंड टीवी रिसीवर जो हमारे पास होते हैं फॉर ट्यूनिंग पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन और यहाँ पे टीवी चैनल। क्लियर, सो आपको अगर पर्टिकुलर चैनल या फिर पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन को ट्यून इन करना है, सो इसी कंडीशन को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसी कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस। यानी कि फ्रीक्वेंसी बेसिकली यहाँ पे फिक्सड होती है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिक्सड होती है। एंड फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास होती है, 1/2π√LC। क्लियर, देन एट रेजोनेंस, इसकी ये वाली बात हमने ऊपर भी की, करंट इज मैक्सिमम एंड इम्पीडेंस इज मिनिमम। क्लियर, अच्छा एट रेजोनेंस इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्लियर, एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इज इक्वल टू ओमिक रेजिस्टेंस, यानी कि Z इज इक्वल टू R। इन सब की बातें हमने ऊपर की, XL इज इक्वल टू XC। क्लियर, सो ये बातें हमने ऊपर भी की। अच्छा
अच्छा, अगर हमारे पास जड़ किसके बराबर निकल के आता है, आर के बराबर, दियर फोर या दस एल सी आर सर्किट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर, एल सी आर सर्किट बिहेव्स लाइक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव अगेन। जो एल सी आर सर्किट हमारा होता है ये बिहेव करता है लाइक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट। क्लियर, ये बिहेव करता है लाइक प्योर रेजिस्टेंस सर्किट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एट रेजोनेंस करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम फेज। देखिए कैसे, टेन फाई हमारे पास कितना, एक्स एल माइनस एक्स सी डिवाइड बाई आर। क्लियर, डिवाइड बाई आर। वी नो दैट एट रेजोनेंस एक्स एल किसके बराबर, एक्स एल यारो एक्स सी के बराबर। जब आप इसको इसमें पुट करोगे हमारा टेन फाई किसके बराबर निकलेगा, हमारा टेन फाई ज़ीरो के बराबर निकलेगा। क्लियर, टेन फाई हमारा ज़ीरो के बराबर निकलेगा। सो ये भी याद रखिएगा इस कंडीशन में, जो दियर फोर ये क्या डिनोट करता है, टेन फाई का ज़ीरो निकलना यहाँ पे ये इंडिकेट करता है कि हमारी जो करंट एंड वोल्टेज हैं दे आर इन सेम फेज। क्लियर, हमारी जो करंट एंड वोल्टेज हैं दे आर इन सेम फेज। ये ऑब्जेक्टिव भी आपसे पूछा जाता है। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे, क्लियर, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे देखिए, नोट क्या है, इसको काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर, इसको काफ़ी टाइम से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, देखिए आपको बोलेंगे एल डिवाइड बाई आर यानी कि इंडक्टेंस डिवाइड बाई रेजिस्टेंस, या फिर आर इंटू सी यानी कि रेजिस्टेंस इंटू कैपेसिटेंस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल इंटू सी। ये जो तीन टर्म्स हैं यहाँ पे मैंने लिखी, इनकी डायमेंशन सेम आती है, हैव सेम डायमेंशंस, हैव सेम डायमेंशंस, हैव सेम डायमेंशंस, इनके सेम डायमेंशंस होते हैं। एंड किस टाइप के डायमेंशंस होते हैं, हैव सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ टाइम टी। क्लियर, एज दैट ऑफ टाइम। ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि डायमेंशंस किसके होते हैं, डायमेंशन सेम होते हैं जैसे टाइम, एंड वी नो दैट टाइम के डायमेंशंस क्या होते हैं, टी। सो इसको भी नोट डाउन करिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। देखिए कैसे, एक को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वी नो दैट जो हमारे पास एल होता था, क्लियर, एल होता था, एल के डायमेंशंस ऑलरेडी हमने लास्ट लेक्चर में देखे थे। क्लियर, सो ये हमारे पास होता था M1 L2 T-2 A-2। क्लियर, ये हमारे पास होते थे एल के डायमेंशन। आर हमारे पास वी नो दैट आर इज इक्वल टू V बाई आई। क्लियर, वहाँ से हमने आर के डायमेंशन निकाले थे, एंड आर के जो डायमेंशन हमारे पास होते हैं इट इज़ M1 L2। ये बस आपको समझाने के लिए कि ये टी डायमेंशन कहाँ से आई, T-3 A-2। सो एक आपको मैं समझाऊंगा, बाकी दो आपको खुद से समझ में आएंगे। क्लियर, देखिए एल बाई आर यानी कि अगर हम एल बाई आर करेंगे, सिमिलरली कैपेसिटेंस के भी डायमेंशन में यहाँ पे लिख के रखूँगा। कैपेसिटेंस हमारे पास होती है Q अपॉन V, एंड इसके डायमेंशन जो हमारे पास होते हैं इट इज़ M-1 L-2 T⁴ अच्छा A⁴ क्लियर, A⁴ देखिए एक का प्रूफ मैं आपको दूंगा, बाकी आप खुद याद रखोगे। क्लियर, एल बाई आर करिए, एल डिवाइड बाई आर, एल के डायमेंशन M1 L2 T-2 A-2 डिवाइड बाई आर के डायमेंशन M1 L2 T-3 A-2 यहाँ पे। सो देखिए क्या दिख रहा है आपको, ये गया ए गया, एल गया। क्लियर, T-2 नीचे T-3। अच्छा, जब T-2 ऊपर, जब ये T-3 वाला ऊपर जाएगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा T3। यहाँ से एक टी, दो टी जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा टी बचेगा। देयरफॉर ये आपको याद रखना है, एल डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू आर सी इज इक्वल टू अंडर रूट आर सी एल सी। इनके डायमेंशन सेम होते हैं, एंड किस टाइप के डायमेंशन होते हैं, दे हैव द डायमेंशन ऑफ टाइम। सिमिलरली अगर आप इसका इन्वर्स अब लोगे, एल बाई आर का इन्वर्स यानी कि आर बाई एल इज इक्वल टू आर सी का इन्वर्स 1 बाई आर सी। सिमिलरली अंडर रूट एल सी का इन्वर्स इट इज़ 1 बाई अंडर रूट एल सी। बोलिए किसके डायमेंशन बनेंगे, बोलिए हैव सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ, हैव सेम डायमेंशंस एज दैट ऑफ
थोड़ा दिमाग लगाइए, ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। हैव सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यू नो दैट फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन हमारे पास होती है, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है इट इज़ 1/टाइम। क्लियर, इट इज़ 1/टाइम। देयरफॉर हैव द सेम डायमेंशन एज दैट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन भी ऑलरेडी हमने देखे, फ्रीक्वेंसी के डायमेंशन होते हैं t-1। देयरफॉर r/l 1/RC 1/√LC हैव द डायमेंशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगेन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे। क्लियर, देखिए इसमें काफ़ी टॉपिक्स जो हैं, फॉर एग्जांपल LC ऑसिलेशन हम पढ़ते थे, या फिर Q फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर हम पढ़ते थे। वो सब जो टेक्स्ट बुक है या फिर जो भी सिलेबस आया है नीट का, बोर्ड का, इन्होंने इन सभी ने वो टॉपिक्स क्या किए हैं, डिलीट किए हैं। मैं आपको एज़ पर न्यू सिलेबस पढ़ा रहा हूँ जो लास्ट ईयर आया था। क्लियर, नाउ पावर इन एन AC सर्किट। पावर इन एन AC सर्किट। सो पावर की हम बात करेंगे, एंड जनरली हमें 3 टाइप्स ऑफ पावर देखने को मिलते हैं AC सर्किट में। वन इज इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर, इंस्टेंटेनियस पावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा हमारे पास एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर। तीसरा हमारे पास अपेरेंट पावर। ये 3 पावर्स आपको AC सर्किट में देखने को मिलते हैं। क्लियर, पावर इन एन AC सर्किट। देखिए पहला इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर, पहला इंस्टेंटेनियस पावर, पावर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे आप क्या देख रहे हो, पावर देख रहे हो। क्लियर, AC सर्किट में। अच्छा, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट एट दैट टाइम। यानी कि जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होता है PINST, जो हमारा इंस्टेंटेनियस पावर होता है, या फिर आप PI भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। ये होता है किसका प्रोडक्ट, जो हमारे पास अल्टरनेटिंग वोल्टेज होती है एट दैट टाइम एंड अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास एट दैट टाइम, यानी कि इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस पावर। क्लियर, ये हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस पावर। नाउ बात करेंगे हम यहाँ पे एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर। क्लियर, एवरेज पावर या फिर ट्रू पावर। एंड इसको जनरली क्लास 12th में 5 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाता था। क्लियर, एंड डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में। क्लियर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में इसकी डायरेक्ट इक्वेशन पूछी जाती है। बोलिए हमारे पास जो पावर है ये किसके बराबर है। सो जो हमारे पास एवरेज पावर होता है PAVG लिखूंगा मैं। दिस इज़ बेसिकली इक्वल टू V0 I0 अपॉन 2 इंटू cos phi इंटू cos phi। V0 I0 अपॉन 2 इंटू cos phi। अब V0 क्या है, I0 क्या है, लास्ट लेक्चर में हमने इनको देखा था। पीक वैल्यूज़ ऑफ वोल्टेज, पीक वैल्यूज़ ऑफ करंट। क्लियर, या फिर मैक्सिमम वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड हमारे पास होते थे। सो दिस इज बेसिक इक्वेशन। क्लियर, इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ये हमारे पास है एवरेज पावर V0 I0 अपॉन 2 इंटू cos phi। क्लियर, सो देखिए वी नो दैट जो हमारे पास I0 होता है। क्लियर, अच्छा चलिए इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखता हूँ। क्लियर, इस इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिखता हूँ। देखिए वेट ए सेकंड, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये आप याद रखेंगे। पहले इस इक्वेशन को मैं थोड़ा मॉडिफाई करूँगा। आई विल राइट P एवरेज इज इक्वल टू V0 I0 अपॉन में √2 इंटू √2। क्या मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2 इंटू cos phi। √2 इंटू √2 इंटू √2 किसके बराबर बनेगा, ये 2 के ही बराबर बनेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, हमारे पास 2 ही के बराबर होता है। और √2 इंटू √2 आपको आप कह सकते हो √2 का स्क्वायर और रूट कैंसिल, हमारे पास अगेन 2 ही बचेगा। क्लियर, सो इस इक्वेशन को मैंने थोड़ा मॉडिफाई किया, बाकी वापस से यही इक्वेशन आएगी। देखिए मॉडिफाई इसीलिए किया, हमारे पास यहाँ पे दूसरी इक्वेशन निकल के आती है P एवरेज के लिए। पहली तो आपको याद रखनी है, दूसरी भी आपको साथ में याद रखनी है। वी नो दैट जो हमारे पास VRMS होता था किसके बराबर होता था, V0 अपॉन √2। जो हमारे पास IRMS होता था किसके बराबर होता था, I0 अपॉन √2। सो इन्हीं इक्वेशंस को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए, आपके पास जो एवरेज पावर है इसकी एक और इक्वेशन निकल के आएगी। सो V0 अपॉन √2 की जगह मैं लिखूँगा VRMS इंटू I0 अपॉन √2 की जगह मैं लिखूँगा IRMS इंटू cos ऑफ phi। ये हमारे पास होती है एवरेज पावर की इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। क्लियर, इन 2 इक्वेशंस का आप ख्याल रखेंगे। सो एवरेज पावर हमारे पास होता है V0 I0 अपॉन 2 cos phi, या फिर एवरेज पावर हमारे पास होता है VRMS इंटू IRMS इंटू cos phi। क्लियर, इंटू cos phi।
देयरफॉर ये भी ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाता है, क्लियर, ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो एवरेज पावर है पी एवरेज या फिर एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन कॉस फाई, डिपेंड्स ऑन कॉस फाई, दैट इज, इसका मतलब क्या है, दैट इज एवरेज पावर डिपेंड्स ऑन कॉस फाई, दैट इज पावर इन AC सर्किट, पावर इन AC सर्किट, power in AC circuit depends on phase angle between किसके बीच फेज एंगल, V एंड I, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। जो एवरेज पावर या फिर जो एवरेज पावर हमारे पास है, इसी को हम ट्रू पावर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रू पावर भी। जो हमारे पास ट्रू पावर या फिर एवरेज पावर है एक AC सर्किट में, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, फेज एंगल किसके भी बिटवीन V एंड I के बिटवीन, क्लियर, V एंड I के बिटवीन। नाउ इन इक्वेशंस को आपने नोट डाउन किया होगा। नाउ देखिए, प्योर रेजिस्टेंस के लिए या फिर प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए हमारे पास एवरेज पावर कितना होता है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए, क्लियर। प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमने देखा था फेज एंगल हमारे पास कितना होता था, फेज एंगल हमारे पास 0 होता था। याद होगा आपको, V और I ऐसे आ रहे थे, क्लियर, V और I सेम फेज में आ रहे थे, देयरफॉर फाई कितना 0। एंड वी नो दैट जो कॉस फाई हमारे पास होता है, अगर फाई 0, सो अगर आप कॉस 0 डालोगे वो कितना होता है हमारे पास 1, देयरफॉर अगर आप यहाँ से P एवरेज निकालोगे, सो जो एवरेज पावर है या फिर ट्रू पावर हमारे पास है, देखिए इस इक्वेशन में पुट करिए कॉस फाई या फिर कॉस जीरो कितना 1, सो एवरेज पावर कितना निकल के आएगा, VRMS, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स, VRMS इंटू IRMS, VRMS इंटू IRMS, इतना हमारा एवरेज पावर निकलता है किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में। समझाया था मैंने आपको, प्योर रेजिस्टिव सर्किट जहाँ पे हम खाली रेजिस्टेंस लेंगे। अच्छा, प्योर कैपेसिटिव सर्किट, फेज एंगल कितना हमारे पास होता था, 90 डिग्री, क्लियर, 90 डिग्री। चाहे लैग कौन कर रहा है, लीड कौन कर रहा है, उसके साथ हमें कुछ नहीं है, बट फेज एंगल हमारा कितना आ रहा था, 90 डिग्री। अच्छा, कॉस 90 0, देयरफॉर अगर कॉस 90 0, सो एवरेज पावर हमारा VRMS इंटू IRMS इंटू कॉस फाई, देयरफॉर कॉस 90 कितना 0, सो एवरेज पावर कितना 0, क्लियर, एवरेज पावर कितना 0 किसमें, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में। सिमिलरली प्योर इंडक्टर में भी फेज एंगल, चाहे लीड कौन कर रहा है, लैग कौन कर रहा है, उसके साथ कुछ नहीं, बट हमारा फेज एंगल आ रहा था 90 डिग्री अगेन, सो अगेन हमारा जो एवरेज पावर होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा किसमें, प्योर इंडक्टर में, क्लियर, प्योर इंडक्टर में भी हमारा जो एवरेज पावर होगा वो होगा 0। ये भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितना भी मैं आपको सिखा रहा हूँ हर एक टर्म या फिर हर एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, क्लियर। एंड मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल, सिंपल लेवल समझा रहा हूँ, मैं हाई लेवल पे नहीं जा रहा हूँ। अब हाई लेवल क्या होती है, हाई लेवल सिंपली, इसके अलावा आपको नीट में या फिर JEE में अलग से थ्योरी पढ़ने की नीड नहीं होती है, इतनी ही नीड वहाँ पे भी होती है, बस आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने होते हैं या फिर हाई लेवल न्यूमेरिकल्स करने होते हैं, बाकी कुछ नहीं होता है, क्लियर। नाउ ये तो सीखे आपने ऑब्जेक्टिव्स, क्लियर, ध्यान रखिएगा। नाउ देयरफॉर नोट लगाएंगे हम क्या नोट लगाएंगे, इन AC सर्किट द पावर इज कंज्यूम्ड ओनली बाय रेजिस्टेंस, क्लियर। देखिए प्योर रेजिस्टेंस में ही हमारा पावर कंज्यूम हो रहा है, कितना, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS। अच्छा, द पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0, द पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर इज 0, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स। अच्छा, देयरफॉर पावर लॉस इन AC सर्किट विल बी मिनिमम व्हेन रेजिस्टेंस इज लो, देयरफॉर जो पावर लॉस होगा किसमें, AC सर्किट में, वो मिनिमम होगा कब, अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो हाई होगी, क्लियर, अगर जो रेजिस्टेंस होगी वो लो होगी हमारे पास, क्लियर। सो अगर जो रेजिस्टेंस हमारे पास होगी वो लो होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रू पावर या फिर एवरेज पावर, क्लियर, ट्रू पावर या एवरेज पावर, ये तो हो गया दूसरे टाइप का पावर। नाउ बात करेंगे लास्ट टाइप के पावर की, दैट इज अपेरेंट पावर, क्लियर। अपेरेंट पावर होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ वर्चुअल वोल्टेज एंड वर्चुअल करंट, क्लियर, वर्चुअल वोल्टेज एंड वर्चुअल करंट। बेसिकली ये हमारे पास एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, कौन, अपेरेंट पावर। सो अपेरेंट पावर PAPP लिखिए, PAPP, अपेरेंट पावर हमारे पास होता है सिंपली VRMS इंटू IRMS, क्लियर, इट इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS, क्लियर, VRMS इंटू IRMS। और इसी को आप लिख सकते हो VRMS
VRMS इंटू IRMS, इसी को आप लिख सकते हो V0I0/2, इसी को आप क्या लिख सकते हो V0I0/2। सो दिस इज ऑल अबाउट अपेरेंट पावर। नाउ बात करेंगे पावर फैक्टर की, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो पावर फैक्टर हमारे पास होता है, इट इज़ रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू द अपेरेंट पावर। इनकी जो पावर फैक्टर हमारे पास होता है cos phi से हम डिनोट करते हैं किसको, पावर फैक्टर को। ये हमारे पास होता है ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर, यानी कि ट्रू पावर अपॉन में अपेरेंट पावर, ट्रू पावर अपॉन अपेरेंट पावर हमारे पास क्या कहलाता है, पावर फैक्टर। फैक्टर क्लियर, यानी कि प्योर वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, क्या निकलेगा, प्योर वैल्यू यहाँ पे निकलेगा, क्लियर, प्योर वैल्यू यहाँ पे निकलेगा। सो ये हमारे पास होता है क्या, cos phi या फिर पावर फैक्टर। अच्छा, इट इज़ आल्सो द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू इम्पीडेंस ऑफ सर्किट, यानी कि ओमिक रेजिस्टेंस, या फिर एक और डेफिनेशन है हमारे पास पावर फैक्टर के लिए, इट इज़ सिंपली R/Z, इट इज़ सिंपली R/Z, क्लियर। सो जो हमारे पास पावर फैक्टर cos phi होता है, इट इज़ R/Z। सो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा, क्लियर, इस चीज़ का भी। अच्छा बोलिए, यूनिट एंड डायमेंशन निकलेंगे क्या, नहीं निकलेंगे। देखिए, ऊपर पावर नीचे पावर, क्लियर, यूनिट नहीं निकलेगा, डायमेंशन नहीं निकलेंगे। ऊपर रेजिस्टेंस, क्लियर, ओमिक रेजिस्टेंस, नीचे इम्पीडेंस, इम्पीडेंस भी क्या होती है, टोटल रेजिस्टेंस, यानी कि ऊपर ओम नीचे ओम, ओम और ओम कैंसिल, यहाँ पे नो यूनिट एंड नो डायमेंशन। ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ पावर फैक्टर, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। नाउ बात करेंगे हम पावर फैक्टर की अलग अलग केस में। अगर हमारे पास प्योर रेजिस्टेंस है, क्लियर, प्योर रेजिस्टेंस के केस में हमारा फाई कितना, हमारा फाई 0, एंड वी नो दैट cos 0 हमारे पास कितना होता है 1, देयरफॉर जो cos phi निकलता है इट इज़ 1 के बराबर। सो जो पावर फैक्टर हमारा है, इसमें पावर फैक्टर जो प्योर रेजिस्टेंस में होता है, इट इज़ इक्वल टू 1। प्योर रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर कितना, 1। प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर, प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर में फाई कितना, फाई होता था 90 डिग्री, यानी कि π/2, क्लियर, π/2। अच्छा, cos 90 कितना हमारा, cos 90 हमारा, cos 90 0, देयरफॉर जो पावर फैक्टर होता है किसमें प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर में, इट इज़ 0, इसका वैल्यू होता है 0, डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया जाएगा। बोलिए प्योर रेजिस्टेंस में पावर फैक्टर कितना, 1, प्योर इंडक्टर या फिर प्योर कैपेसिटर में कितना, 0। नेक्स्ट इज सीरीज RL एंड RC सर्किट, सीरीज RL एंड सीरीज RC सर्किट, ये मैंने आपको नहीं पढ़ा है क्योंकि इनको ऑलरेडी डिलीट किया गया है। सो चलिए यहाँ पे समझाते हैं सीरीज RL, यानी कि आप क्या कर रहे हो, एक तो R को ले रहे हो सीरीज में, दूसरा आप यहाँ पे L को सीरीज में ले रहे हो। RC आप तो एक तो R को ले रहे हो सीरीज में, दूसरा यहाँ पे C को ले रहे हो, बट हमने कौन सा देखा था, LCR, यानी कि तीनों का। ये है दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस भी आप लिख सकते हो, क्लियर, दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस। अब देखिए, इनमें जो हमारे पास जड़ निकल के आता है सीरीज RL के लिए हमारे पास जड़ निकल के आता है सिंपली R² प्लस XL²। जो हमारे पास इक्वेशन आई थी XL माइनस XC, अगर XC 0 होगा सो XL का होगा। सिमिलरली सीरीज RC में क्या होगा, L 0 होगा। सो यहाँ पे जो जड़ होगा हमारा, दिस विल बी R² प्लस XC²। समझ में आ रहा होगा, वेरी इजी। अगर मैंने वहाँ पे दिखाया भी नहीं, सो इट इज़ आल्सो इजी, आप खुद समझ सकते हो। अगर सीरीज RL है, इसका मतलब C का वैल्यू 0, अगर सीरीज RC है, इसका मतलब L का 0। इक्वेशन जनरल इक्वेशन में पुट करिएगा, क्लियर, जनरल इक्वेशन में पुट करिएगा। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। एंड देखिए, cos phi किसके बराबर हमारे पास होता है, cos phi हमारे पास होता है R/Z। सो Z का वैल्यू यहाँ पे डालिए, आपके पास निकलेगा सीरीज RL में किसका वैल्यू, पावर फैक्टर का वैल्यू। सिमिलरली cos phi अगेन हमारे पास होता है R/Z का, Z का वैल्यू नीचे डालिए, यानी कि cos phi क्या बनेगा, R/√R² प्लस X²। सो ये आपके पास वैल्यूज़ निकल के आएंगे पावर फैक्टर के, किसके लिए, सीरीज RL एंड सीरीज RC सर्किट के लिए। नेक्स्ट इज सीरीज LCR सर्किट। सीरीज LCR सर्किट में हमने देखा Z हमारे पास होता था R² प्लस XL माइनस XC², क्लियर, इसके बराबर। एंड ऑलरेडी वी नो दैट जो पावर फैक्टर हमारे पास होता है, पावर फैक्टर कितना, R/Z। सो Z का वैल्यू यहाँ पे डालिए। सो आपके पास जो सीरीज LCR सर्किट है, इसमें आपके पास जो पावर फैक्टर है ये किसके बराबर निकलेगा, R/√R² प्लस XL माइनस XC² या फिर XC माइनस XL², कुछ भी आप लिख सकते हो। सो ये इक्वेशन आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। बोलिए पावर फैक्टर कितना LCR सर्किट में।
नेक्स्ट बात करेंगे रेजोनेंस की। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस की, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रेजोनेंस। एट रेजोनेंस वी नो दैट एक्सएल किसके बराबर, एक्ससी के बराबर हमारे पास होता था, एंड जेड किसके बराबर होता था, आर के बराबर होता था, एंड फाई हमारा याद होगा आपको, फाई हमारा किसके बराबर होता था, 0 के बराबर। देयरफॉर इसमें जो हमारे पास कॉस फाई होता है, अगर कॉस जीरो हमारा कितना 1, देयरफॉर प्योर, अच्छा एट रेजोनेंस जो हमारा पावर फैक्टर होता है इट इज़ 1, देयरफॉर पावर फैक्टर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 1। पावर फैक्टर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 1 ओवरऑल, क्लियर, ओवरऑल हम बात करें। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, पावर फैक्टर का बेसिक मतलब क्या है, पावर लॉस्ट इन द सर्किट, यानी कि कितना पावर सर्किट में लॉस हो रहा है हमारा, इसी को बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं क्या, इसी को बेसिकली हम बोलते हैं पावर फैक्टर, इसी को हम बेसिकली बोलते हैं पावर फैक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्लियर। सो इन चीज़ों का आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। सो जितने भी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ या फिर जितनी भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई, यही चीज़ें आपके लिए इनफ रहेंगी, आपको अलग से और कुछ पढ़ने की नीड नहीं होगी। नेक्स्ट इज एसी जनरेटर। अच्छा, एसी जनरेटर का नाम भी पूछा जाता है या फिर किसी छोटे एग्ज़ाम में ऐसा भी पूछा जाएगा आपको, जॉब एग्ज़ाम में, एसएससी आरआरबी में, बोलिए एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या है, इट इज डायनमो, क्लियर। नाउ यहाँ पे आपको क्या क्या ऑब्जेक्टिव जानना है, देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी थ्योरी लिखी है, सारी आपको नहीं जाननी है, जो इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें मैं आपको बोलूँगा। देखिए एसी, क्लियर, एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, इट इज अ डिवाइस यूज्ड टू ऑब्टेन सप्लाई ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ बाय कन्वर्टिंग रोटेशनल मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि पहला ऑब्जेक्टिव आपका, एसी जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अच्छा अब आपसे बोलेंगे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, क्लियर, ये कहाँ से आ रही है। देखिए ये हमारे पास है कंस्ट्रक्शन यहाँ पे किसका, एसी जनरेटर का। यहाँ पे आपको कॉयल दिख रही होगी ABCD, ये हमारे पास कॉयल है। देखिए ये जो कॉयल हमारे पास है, ये जो कॉयल हमारे पास है ये रोटेट करती है, एंड हमने देखा था फ्लक्स को तीन तरीके चेंज करने के लिए, क्लियर, फ्लक्स को 3 तरीके चेंज करने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दो, एरिया ऑफ कॉयल चेंज कर दो, या फिर ओरिएंटेशन चेंज कर दो, थीटा ओरिएंटेशन चेंज कर दो। एंड यहाँ पे हम ओरिएंटेशन कॉयल की चेंज कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड B आएगी नॉर्थ टू साउथ। सो जब आप कॉयल को घुमाओगे सो कॉयल की ओरिएंटेशन चेंज होगा क्या, फ्लक्स चेंज होगा। अगर हमारे पास फ्लक्स चेंज होगा सो हमने देखा था EMF इंड्यूस होता है या फिर करंट इंड्यूस होती है, क्लियर। So source of electric energy, the source of electric energy is the mechanical energy of rotation of armature coil। जो हमारे पास coil है या फिर इसको हम armature coil बोलते हैं, इसकी रोटेशन की वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, क्योंकि फ्लक्स चेंज होगा। अगर फ्लक्स चेंज होगा कॉयल में EMF इंड्यूस होगी या फिर करंट इंड्यूस होगी, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट बोलिए, प्रिंसिपल इसका EMI, क्लियर, प्रिंसिपल इसका EMI यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्लियर। जो एसी जनरेटर का प्रिंसिपल है इट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉयल चेंज होगा, फाई इंक्रीज और डिक्रीज होगा, सो होगा क्या, यानी कि ये कब होगा, जब कॉयल रोटेट करेगी, सो EMF इंड्यूस होगा या फिर करंट इंड्यूस होगी कॉयल में। नेक्स्ट इज कंस्ट्रक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, आप खुद से देखिए इसको, कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, कॉयल आ रही है, स्लिप रिंग्स आ रही है, क्लियर, स्लिप रिंग्स हमारे पास आ रही है, साथ ही में ग्रेफाइट ब्रशेस, आर्मेचर कॉयल, एक्सटर्नल सर्किट। दिस इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट, अगर आप लिखना चाहो तो लिखिए। वर्किंग अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, क्लियर, वर्किंग भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर। इतना ही बस याद रखिएगा, वर्किंग में यहाँ पे फ्लेमिंग्स रूल यूज़ होता है डायरेक्शन ऑफ करंट को निकालने के लिए, फ्लेमिंग्स रूल यहाँ पे यूज़ होता है, क्लियर। वर्किंग बेसिकली होती है इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम वगैरह क्लियर के लिए, बट मैंने आपको यहाँ पे ताकि आपको तसल्ली मिले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं फिर सर आपने ये छोड़ा वो छोड़ा, बस आपकी तसल्ली के लिए, अदरवाइज आपसे वर्किंग नहीं पूछी जाएगी। थ्योरी में आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी, बोलिए कितना EMF इंड्यूस होता है कॉयल में, एक AC जनरेटर में। इसकी इक्वेशन हमने देखी थी ओरिएंटेशन वाली, जब हम कॉयल को रोटेट कर रहे थे, क्लियर। मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स पे जाइए, देखिए यही इक्वेशन हमने देखी थी वहाँ पे, NB A ओमेगा, लास्ट लेक्चर में A ओमेगा
साइन ओमेगा टी, यही इक्वेशन वहाँ पे भी निकल के आई थी एंड यही इक्वेशन एसी जनरेटर में भी निकल के आती है। क्लियर? अच्छा, क्लियर, समझ में आया होगा। सो यही हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन आई थी। क्लियर? यही हमारे पास वहाँ पे इक्वेशन आई थी एंड इसमें जो आपको दिख रहा है एन बी ए ओमेगा, क्लियर, एन बी ए ओमेगा, इसको हम लिख सकते हैं ई नॉट के बराबर भी, क्लियर, या फिर एप्सिलॉन नॉट के बराबर ही, एन बी ए ओमेगा, क्लियर। एंड इसको बोला जाता है मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड, मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस जो होगा इट इज़ एन बी ए ओमेगा और इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। देयरफॉर आप ई को ऐसे भी लिख सकते हो, ई को आप लिख सकते हो एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी, क्लियर। यानी कि एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पे, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे एम्पलीट्यूड या फिर मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस्ड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, आगे हम बात करेंगे अगेन इंपॉर्टेंट डिवाइस ट्रांसफार्मर, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस ट्रांसफार्मर। देखिए, अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूं, जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में कन्वर्ट करना एंड वाइस वर्सा। क्लियर? यानी कि लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कन्वर्जन, क्लियर, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कन्वर्जन किसमें, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, या फिर हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज का कन्वर्जन किसमें, लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज में। इस डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। क्लियर? इसी डिवाइस को हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर एंड बेसिकली यू ऑल नो दैट जो ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है इसका बेनिफिट क्या होता है हमारे पास, इट इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट क्या, एसी ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। क्लियर? सो आपके रिसीविंग स्टेशन से जो वायर्स वगैरह होती हैं या फिर पोल्स वगैरह उनसे करंट आती है, कौन सी, अल्टरनेटिंग करंट, एंड ये आपका ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है, यहाँ से फिर आपके घर में यानी कि होम में फिर करंट आती है। क्लियर? करंट आती है। सो लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए करंट का लॉन्ग ट्रांसमिशन नेसेसरी होता है हमारे पास एंड इसी के लिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। इसीलिए हमारे पास क्या यूज़ होता है, ट्रांसफार्मर, यानी कि इसके लिए हमारे पास ट्रांसफार्मर यूज़ होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा, क्योंकि अदर डिवाइस के कंपैरिजन में इसमें जो लॉस होते हैं वो थोड़े कम होते हैं अदर डिवाइस में, इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग ट्रांसमिशन एंड जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो भी हमारा यहाँ पे सेव हो जाता है। क्लियर? नाउ अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर की, दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं, कोर टाइप या फिर शेल टाइप, शी नहीं शेल, कोर टाइप या फिर शेल टाइप। क्लियर? दो टाइप के ट्रांसफार्मर हमारे पास होते हैं, कोर टाइप के या फिर शेल टाइप के। क्लियर? कोर टाइप के या फिर शेल टाइप के। कोर टाइप मतलब जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल जो होगी आर ऑन दी डिफरेंट आर्म्स। देखिए कैसे होता है, ये ट्रांसफार्मर हमारा, ये इसका कोर, हमारे पास एक प्राइमरी कॉइल होगी ऐसे एंड एक सेकेंडरी कॉइल ऐसे होगी। अगर ये डिफरेंट आर्म्स पे है, इस आर्म पे देखिए ये वाली कॉइल इस आर्म पे, ये वाली कॉइल इस आर्म पे, इसको हम बोलते हैं कोर टाइप। शेल टाइप, शेल टाइप मतलब, शेल टाइप मतलब जब प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स क्या होंगी ऑन दी सेम आर्म, या फिर ऐसे दिखेगा आपको, ऐसे होती हैं। क्लियर? ऑन दी सेम आर्म। सो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, कंस्ट्रक्शन में इतना ही आपको याद रखना है, इट कॉन्सिस्ट ऑफ टू कॉइल्स वाउंडेड ऑन ए लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। देखिए दो कॉइल्स, दिस इज प्राइमरी कॉइल एंड दिस इज यहाँ पे सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? दो कॉइल्स आपको दिखेंगी। क्लियर? दो कॉइल्स ऑन दी लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, ये हमारे पास होता है इसमें क्या, सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर? ये हमारे पास होता है इसमें सॉफ्ट आयरन कोर। अच्छा, प्राइमरी कॉइल जो होती है इट इज़ कनेक्टेड टू एसी सोर्स। क्लियर? देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ना, ये साइन क्या इंडिकेट करता है, लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था एसी को इंडिकेट करता है। जो प्राइमरी कॉइल हमारे पास होती है ये कनेक्टेड होती है किसके साथ, एसी सोर्स के साथ, एंड जो हमारी सेकेंडरी कॉइल होती है ये लोड के साथ होती है। क्लियर? यानी कि इट इज़ कनेक्टेड टू लोड। अच्छा, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा वाई लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। क्लियर? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का क्यों हम यूज़ करते हैं, लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ हम क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई परमिएबिलिटी। क्लियर? इसमें जो म्यू नॉट होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। अच्छा, देयरफॉर एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट विल बी मिनिमाइज्ड, यानी कि इसमें जो एनर्जी लॉस होते हैं ड्यू टू एडी करंट वो क्या होते हैं, कम, या फिर इन शॉर्ट आप बोलोगे एनर्जी लॉसेस कम हो जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल की बात करें, अगेन जो वर्किंग प्रिंसिपल है किसका,
हमारे पास यहाँ पे ट्रांसफार्मर का इट इज़ सेम एज दैट ऑफ एसी जनरेटर। अच्छा, यानी कि इंडक्शन ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, बट कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अगर आपको स्पेसिफिकली पूछा जाए, इट इज़ प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, यानी कि म्यूचुअल इंडक्शन पे ध्यान दीजिएगा। म्यूचुअल इंडक्शन आपको याद होगा ना, म्यूचुअल इंडक्शन प्राइमरी कॉइल में करंट आ रही थी, प्राइमरी कॉइल में करंट आ रही थी, सो हो क्या रहा था? फ्लक्स चेंज हो रहा था। उस फ्लक्स के चेंज होने के कारण सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्लियर? इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट अगर हम वर्किंग की बात करें, वर्किंग वही है, व्हेनेवर अ चेंजिंग करंट इज पास्ड थ्रू प्राइमरी कॉइल एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। नाउ अगर हम थ्योरी की बात करें, थ्योरी में आपको इक्वेशंस याद रखनी है, थ्योरी में आपको इक्वेशंस याद रखनी है। क्लियर? थ्योरी में आपको इक्वेशंस याद रखनी है। लेट जो प्राइमरी कॉइल है इसमें जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है इट इज़, अच्छा इसमें इसका जो ईएमएफ है इट इज़ E1। अच्छा, लेट इसका जो ईएमएफ है इट इज़ E2, या फिर आप इसको EP भी बोल सकते हो, इसको आप ES बोल सकते हो, यानी कि प्राइमरी कॉइल एंड ये सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? प्राइमरी कॉइल एंड ये सेकेंडरी कॉइल। एंड लेट इसकी जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इट इज़ NS, यानी कि सेकेंडरी कॉइल की नंबर ऑफ टर्न्स NS है, या फिर कहीं पे आपको N2 भी दिखेगा किसी बुक में। अच्छा, इसमें जो प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनको नाम देंगे हम N1 और NP। क्लियर? N1 और NP, यानी कि वन कौन सी कॉइल? प्राइमरी कॉइल। क्लियर? 2 कौन सी कॉइल? सेकेंडरी कॉइल। या फिर NP यानी कि प्राइमरी कॉइल, NS सेकेंडरी कॉइल। क्लियर? सिमिलरली वोल्टेज की अगर हम बात करें, इसकी वोल्टेज को हम लेंगे VS और V2। अच्छा, इसकी वोल्टेज को हम लेंगे V1 और VP। सो ये चीज़ें ध्यान में रखिए। अब हम इक्वेशंस का यूज़ करेंगे। क्लियर? समझ में आया होगा। नाउ थ्योरी सिंपल है, यहाँ पे हम बोलते हैं जो हमारा E1 होता है अपॉन E2 होता है इट इज़ बेसिकली इक्वल टू N1/N2। इन इक्वेशंस को हम डिराइव करते हैं, फिर हमारे पास ये इक्वेशंस निकल के आती हैं, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। E1/E2 इक्वल N1/N2। और आई कैन से E की जगह में यहाँ पे V को भी यूज़ कर सकता हूँ, V1/V2 को मैं लिख सकता हूँ N1/N2। क्लियर? V1/V2 को मैं लिख सकता हूँ N1/N2 भी। और ऐसे भी आपको किसी बुक में दिखेगा VP/VS इज इक्वल टू NP/NS। घबराइएगा नहीं, दिस इज सेम एंड वन थिंग, खाली मैंने 1 और 2 को रिप्लेस किया बाय P एंड C। क्लियर? यानी कि 1 क्या है मेरे पास? प्राइमरी कॉइल। 2 क्या है मेरे पास? सेकेंडरी कॉइल, या फिर प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस। इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? सो ये 3 इक्वेशंस याद रखेंगे आप। नेक्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? क्लियर? अगर हमें वोल्टेज आउटपुट इंक्रीज करना है या फिर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज करनी है, इसका मतलब N2 शुड बी ग्रेटर देन N1। और आप बोलोगे नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। देन इसके कारण क्या होगा? जो VS है या फिर V2 है वो होगा ग्रेटर देन V1 और VP। सो इसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर देखिए प्रैक्टिकली होता क्या है। देखिए ऐसे होता है हमारे पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर हमारे पास होता है, इसमें जो अगर इसमें लेट 1 2 3 वाइंडिंग्स हैं, इसमें यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, या फिर इसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सेकेंडरी कॉइल में वो ज़्यादा होती हैं। सिमिलरली स्टेप डाउन में क्या होगा? जो प्राइमरी कॉइल है इसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी, सेकेंडरी में कम होंगी, किसमें? स्टेप डाउन में, सो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होगी? अगर हमारे पास N1 होगा ग्रेटर देन N2, या फिर NP हमारे पास होगा ग्रेटर देन NS। क्लियर? सो क्लियरली हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज होगी, इसमें आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज, आउटपुट या फिर ऐसे ऑब्जेक्टिव आपको बोला जाएगा, आउटपुट वोल्टेज डिक्रीजेस। किसमें? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। स्टेप अप आप बोल रहे स्टेप अप, बढ़ाइए स्टेप, यानी कि जो वोल्टेज होती है वोल्टेज इंक्रीज, या फिर आउटपुट वोल्टेज इंक्रीजेस। नेक्स्ट इज एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, डिनोट करते हैं नीटा से, इट इज सिंपली P आउटपुट। हमेशा एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर, यही हमारे पास होती है एफिशिएंसी। एंड वी नो दैट जो आउटपुट पावर हमारे पास होगा वो होगा V2I2 या फिर VS। क्लियर? VSIS अपॉन V1I1 या फिर VPIP इंटू 100, ये हमारे पास होती है एफिशिएंसी की इक्वेशन, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर।
अच्छा, आइडियल ट्रांसफार्मर किसको हम बोलते हैं? आइडियल अगर एफिशिएंसी कितनी होगी 1 और 100%, अगर एफिशिएंसी कितनी होगी 1 और 100%, इसको हम बोलते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर। बेसिकली आइडियल ट्रांसफार्मर हमारे पास नहीं होता है, दिस इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। प्रैक्टिकली जो एफिशिएंसी होती है किसी भी चीज़ की, इट इज़ ऑलवेज लेस देन 100%। एंड ट्रांसफार्मर की जो जनरल एफिशिएंसी होती है इट इज़ 70 to 90%, 70 to 90%। अच्छा, अगर एफिशिएंसी 1, सो होगा क्या? आउटपुट पावर विल बी इक्वल टू इनपुट पावर। एंड अगर आउटपुट पावर होगा इनपुट पावर के बराबर, यानी आउटपुट पावर होगा किसके बराबर? इनपुट पावर के बराबर। अगर एफिशिएंसी किसके बराबर होगी? 1 के बराबर, यानी कि जितना इनपुट पावर आ रहा था वो सारा का सारा आउटपुट में जा रहा है। सो यू कैन से V2I2 इज इक्वल टू V2I2 इज इक्वल टू V1I1। सो ये इक्वेशन का आप यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट नोट, क्लियर नोट, क्वांटिटीज दैट चेंज इन ट्रांसफार्मर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन कौन सी क्वांटिटी ट्रांसफार्मर में चेंज हो जाती है? इट इज़ पोटेंशियल या फिर वोल्टेज, करंट एंड पावर। ये 3 चीज़ें क्या होती हैं? ट्रांसफार्मर में चेंज हो जाती है। अब कांस्टेंट कौन सी चीज़ रहती है या फिर कौन सी क्वांटिटी रहती है ट्रांसफार्मर में? इट इज़ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ लॉसेस इन ट्रांसफार्मर, लॉसेस इन ट्रांसफार्मर जनरली 4 टाइप के लॉस होते हैं ट्रांसफार्मर में। कॉपर लॉस, क्लियर, देन आयरन लॉस या फिर एडी लॉस, फ्लक्स लॉस, देन हिस्टैरिसीस लॉस। देखिए कॉपर लॉस जो होता है, अगर हमारे पास वाइंडिंग्स आर मेड अप ऑफ कॉपर, जो वाइंडिंग्स होंगी वो कॉपर से बनी हुई होंगी, तब होगा क्या? एनर्जी होगी वो लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, क्लियर, इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, इसके लिए, इसको टैकल करने के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कॉयल को हम थिक बना सकते हैं, कॉयल को हम थिक बना सकते हैं। नेक्स्ट इज आयरन लॉस और एडी करंट लॉस। आयरन लॉस या फिर एडी करंट लॉस, यहाँ पे जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एडी करंट, क्लियर, कहाँ पे? कोर ऑफ ट्रांसफार्मर में। इसीलिए हम किसका यूज़ करते हैं? लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर का, इसको रिड्यूस करने के लिए। नेक्स्ट इज फ्लक्स लीकेज। जो प्राइमरी कॉयल है एंड सेकेंडरी कॉयल है, इनके बीच क्या हो सकता है? इनके बीच फ्लक्स लीकेज होकर कर सकता है। अच्छा, इसको हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? जो वाइंडिंग्स हैं सेकेंडरी कॉयल की, अच्छा, उनको हम क्या करते हैं? उनको हम यहाँ पे इंसुलेट करते हैं ओवर प्राइमरी कॉयल, क्लियर, ओवर प्राइमरी कॉयल। नेक्स्ट इज हिस्टैरिसीस लॉस। मे भी आपसे नाम ही पूछे जाए, मे भी आपसे नाम ही पूछे जाएँ। बोलिए, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, कौन कौन सा लॉस ओकर करता है, कौन नहीं ओकर करता है, नाम ही कभी कभार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट इज हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस अगेन जो कोर होता है हमारे ट्रांसफार्मर का, दैट गेट्स मैग्नेटाइज्ड एंड डिमैग्नेटाइज्ड। सो मैग्नेटाइज एंड डिमैग्नेटाइज होने के कारण एनर्जी लॉस हो जाती है। अगेन इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? सॉफ्ट आयरन कोर का, क्लियर। सो 2 चीज़ों में हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ करते हैं, एक तो आयरन लॉस के लिए, दूसरा हिस्टैरिसीस लॉस के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15, वो एक ही वीडियो में आपको मिलेगा, एंड दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एंड दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो JKSSB का फेवरेट चैप्टर है ना। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें, दिस स्टेटमेंट पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोज द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूसेस इट। अपोज कर रहा है चेंज को, जो कि उसको प्रोड्यूस कर रहा था, या फिर काज को, जो काज उसको प्रोड्यूस कर रहा है उसको अपोज करता है। सो कौन सा लॉ? इट इज़ लेंस लॉ। नेक्स्ट, ये कल हमने देखा ये क्वेश्चन। अच्छा, इस पे आइए। A transformer is used to reduce the voltage from 230 volt to 6 volt. The number of turns on the secondary is 48, यानी कि ऑन द सेकेंडरी कॉयल। द नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी कॉयल। सो प्राइमरी कॉयल पे आप बोलिए नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी, क्लियर, नंबर ऑफ टर्न्स कितनी होंगी। सो यू कैन से 230 to 6 वोल्ट, 230 to 6 वोल्ट। सो आई होप आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। सो यू कैन सी एज, सो हमने देखा था N1/N2 इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता था? हमारे पास होता था V1/V2, क्लियर, V1/V2, क्लियर, सिंपल भाषा में N1/N2 किसके बराबर होता था? V1/V2 के बराबर। सो यू कैन यूज़ इक्वेशन यहाँ पे 6/230 को अगर आप यूज़ करोगे, क्लियर, 6/230 को आप यूज़ करोगे, सो यहाँ पे आएगा 48 अपॉन हमारे पास NP या फिर N1, क्लियर, NP और N1, क्लियर, क्योंकि V1/V2 किसके बराबर? N1/N2 के बराबर, क्लियर, N1/N2 के बराबर। और अगर आप यहाँ से नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स निकालोगे, क्योंकि मैंने इसका उल्टा किया, मैंने N2/N1 यहाँ पे लिया,
क्लियर, N2/N1 इक्वल टू V2/V1, बाकी कुछ नहीं मैंने किया क्योंकि हमारे पास V1 कितना 230, अच्छा V2 कितना यहाँ पे 6, क्लियर, एंड हमारे पास VS या फिर V2 अच्छा NS या फिर N2 जो गिवन है इट इज़ 48। सो एक ही आपके पास अननोन है, सो निकालिए इस अननोन को। सो अगर आप इसको इधर ले जाओगे, अच्छा 230 को ऊपर ले जाओगे, यहाँ पे 48, 6 जब नीचे आएगा 6 1 6 6 8 48, सो 230 इंटू 8 करिए, क्लियर, 230 इंटू 8 करिए, 800 8 3 24, 2 क्या गया ऊपर, 8 2 16 17 18, सो 1840 आपका आंसर यहाँ पे निकल आएगा। क्लियर, इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर सर्किट या प्योर इंडक्टिव सर्किट। आपको याद होगा प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर कितना डिसिपेट होता था, 0, क्लियर, कितना, 0। द पावर लॉस इन एन AC सर्किट विल बी मिनिमम, the power loss in an AC circuit will be minimum, clear, the power loss in an AC circuit will be minimum। so power loss कब minimum होगा, अगर हमारे पास जो रेजिस्टेंस होगी वो कम होगी, साथ ही में इंडक्टेंस भी कम होनी चाहिए, क्लियर। सो क्योंकि इंडक्टेंस हमारे पास बेसिकली वेरी वेरी लेस होनी चाहिए, सो रेजिस्टेंस इज लो एंड इंडक्टेंस इज लो। क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचेंज्ड इन ट्रांसफार्मर, अभी हमने देखा कौन सी है, इट इज़ फ्रीक्वेंसी, क्लियर, इट इज़ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इन एन LCR सर्किट AC, इन एन LCR सीरीज AC सर्किट एट रेजोनेंस, रेजोनेंस पे क्या होता था, XL इक्वल टू XC हमारा हो रहा था, याद होगा आपको, Z इक्वल टू R बन रहा था, I मैक्स बन रहा था, Z मिनिमम बन रहा था। सो कोई भी कंडीशन आपको दी जाएगी, द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इक्वल द इंडक्टिव रिएक्टेंस, ऑप्शन बी, क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। सो बार बार मैंने आपको बोला है क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करते जाइए, बाकी थ्योरी में आपको हाई लेवल दे रहा हूँ, क्लियर, इससे ज़्यादा लेवल की आपकी थ्योरी नहीं होगी, आप बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाइए। एंड जब हमारा कोर्स फिनिश होगा इधर ऑन माई चैनल या फिर SSS में हम आपके लिए MCQs लाएंगे। सो थैंक यू ऑल, मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि JK SSB का फेवरेट टॉपिक है।